हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एनसीईआरटी का सार संग्रह घटना चक्र का है ये, जिसमें जो हम टॉपिक नंबर 4 पढ़ेंगे। टॉपिक नंबर 4 पढ़ेंगे, ठीक है। टॉपिक नंबर 4 हम लोग पढ़ेंगे मृदा और सॉइल पढ़ेंगे, मृदा और सॉइल। तो चलिए, इसमें जो है हम लोग एनसीईआरटी की कक्षा 6 से 12 तक की नई और पुरानी पुस्तकों के अंतर्गत निम्नलिखित पुस्तकों में यह पाठ सामग्री समाहित है। तो मृदा जो है चैप्टर निम्नलिखित यानी कि नई और पुरानी जो है पुस्तकें हैं, उसके अंतर्गत निम्नलिखित पुस्तकों में जो है यह पाठ सामग्री समाहित है। यानी कि कक्षा 8 की नई जो पुस्तक है उसमें सामाजिक विज्ञान संसाधन और विकास में जो है अध्याय का नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन जीव संसाधन दिया गया है। उसमें मृदा के बारे में दिया गया है। कक्षा 10 की नई पुस्तक में जो गया समकालीन भारत में दिया गया संसाधन और विकास में। कक्षा 10 की पुरानी जो पुस्तक है भारत का भूगोल, उसमें वनस्पति, जीव जंतु और मृदा के बारे में दिया गया है। और कक्षा यानी कि 11 में जो है नई जो पुस्तक है उसमें जो है भारत का भौतिक पर्यावरण में मृदा के बारे में दिया गया है। और कक्षा 12 की पुरानी जो पुस्तक है उसमें भारत एक सामान्य भूगोल जो है उसमें जो है मृदा एवं प्राकृतिक वनस्पति के बारे में दिया गया है। तो सबको मिलाकर जो है मृदा चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, सॉइल चैप्टर को। सारे जो चैप्टर हैं एनसीईआरटी के नई और पुरानी और जितने भी कक्षा में ये अध्याय हैं उन सारे अध्यायों को मिलाकर जो है हम लोग मृदा सॉइल चैप्टर पढ़ेंगे। एनसीईआरटी का ये घटना चक्र है, घटना चक्र है। तो एनसीईआरटी बात की जाती है कि हर टॉपर जो भी हैं आईएएस का, चाहे बीपीएससी, चाहे स्टेट पीसीएस, कोई भी हो, किसी भी स्टेट पीसीएस का तैयारी करने वाला यही बोलते हैं कि एनसीईआरटी जो है आपको 6 से लेकर 12 तक का बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, जिससे जो आप अलग अलग जो पुस्तकें पढ़ेंगे ना, 8 के, 10th के, 11th के, 11th के, 12th का, नई और पुरानी, सबका निचोड़ जो है इसी में दिया गया है, घटना चक्र के एनसीईआरटी के सार संग्रह में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको अलग अलग नई और पुरानी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान से पढ़िएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अध्याय के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। अध्याय के बारे में चलिए हम लोग देखते हैं। मृदा है एक परिचय, यानी कि मृदा एक परिचय है। उसके बाद मृदा परिच्छेदिका है। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक है। जनक सामग्री यानी मूल पदार्थ, ऊंचावच है, जलवायु है, प्राकृतिक वनस्पति है। भारत के प्रमुख मृदा के प्रकार कौन कौन से उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पीठ मृदा है, वन मृदा है, मृदा अवकर्षण पढ़ेंगे, मृदा अपरदन पढ़ेंगे, मृदा संरक्षण पढ़ेंगे, कैसे संरक्षण करना है, मल्च बनाना, वेदिका फार्म, समोच्च रेखीय जुताई, रक्षक मेखलाएं। चलिए आगे देखते हैं। और भी भारत के प्रमुख मृदा के प्रकार कौन है। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लेटराइट मृदा, शुष्क मरुस्थलीय या बलुई मृदा, लवणीय मृदा, समोच्च रेखीय जुताई, रक्षक मेखलाएं, समोच्च रेखीय रोधिकाएं, चट्टान, बांध, बीज की फसल उगाना। अध्याय स्मरणिका और वस्तुनिष्ठ खंड, यानी कि एमसीक्यू लास्ट में हम लोग करेंगे। कथन और कारण वाला, जो बीपीएससी आपका दरोगा में जिस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं और ईईडी में जिस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे, कथन कारण वाला, निष्कर्ष वाला और मिलान करने वाला, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में, ताकि बेहतरीन तैयारी हो सके। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए। चलिए इसको थोड़ा जूम कर लिया जाए। जूम करने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर जो आपका मिट्टी का फिगर भी दिया गया है, तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। चलिए, मृदा एक परिचय। मृदा जो है एक परिचय। सॉइल एंड इंट्रोडक्शन। मृदा जो है सेल, मलबा यानी रॉक, डेब्रिज और जैव सामग्री का सम्मिश्रण होती है जो पृथ्वी की सतह पर विकसित होते हैं। यानी कि कह रहा है कि मृदा जो है ना, यानी कि मृदा यानी मिट्टी, तो मृदा जो है सेल, मलबा यानी कि रॉक, डेब्रिज और जैव सामग्री यानी कि जैव सामग्री का क्या है, तो सम्मिश्रण होती है जो पृथ्वी की सतह पर विकसित होते हैं। मृदा जो धरातल पर वृक्षों, घास, फसलों तथा जीवन के अनेक रूपों को पोषण करती है। मृदा जो है धरातल पर वृक्षों को, घास, फसलों, जीवन के अनेक रूपों का क्या करती है, पोषण करती है। मृदा के बिना घास का एक तिनका भी नहीं उग सकता। मृदा के बिना जो है घास का एक तिनका भी नहीं उग सकता। यद्यपि जलीय प्रकृति के पौधे और प्राणी जल में जीवित रहते हैं। यद्यपि जो है जलीय प्रकृति के जो पौधे हैं और प्राणी जल में जीवित रहते हैं, परंतु वे भी जल के द्वारा मृदा से ही पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। परंतु वे भी जल के द्वारा मृदा से ही पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। मृदा भू प्रॉपर्टी की सबसे महत्वपूर्ण परत है। मृदा जो है भू प्रॉपर्टी की सबसे क्या है, तो महत्वपूर्ण परत है। यह एक मूल्यवान संसाधन है। यह एक मूल्यवान संसाधन है। चलिए, हमारा अधिकतर भोजन और वस्त्र मृदा में उगने वाले
भूमि आधारित फसलों से प्राप्त होती है। हमारा जो अधिकतर भोजन और वस्त्र जो है मृदा में उगने वाली भूमि आधारित फसलों से क्या होती है तो प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ऊपरी संस्तर लेयर की मृदा है और ऊपर उप मृदा अपक्षय चट्टान बालू है, गाद सिल्ट और मृतिका है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम जिस मृदा पर निर्भर करते हैं दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम जिस मृदा पर निर्भर करते हैं उसका विकास हजारों वर्षों में होता है। उसका जो है विकास हजारों वर्षों में होता है। अपक्षय और क्रमण यानी कि वेदरिंग एंड ग्रेडिएशन के विभिन्न कारक जनक सामग्री पर कार्य करके मृदा की एक पतली परत का निर्माण करते हैं। यानी कि अपक्षय यानी वेदरिंग अपक्षय होता है और क्रमण यानी कि ग्रेडिएशन के विभिन्न कारक जनक सामग्री पर कार्य करके मृदा के एक पतली परत का क्या करते हैं निर्माण करते हैं। मृदा की परत में निरंतर भौतिक रासायनिक और जैविक परिवर्तन होते रहते हैं। मृदा की परत में क्या होता है कि निरंतर क्या होता है कि भौतिक होता है, रासायनिक और जैविक परिवर्तन होते रहते हैं। मृदा जो है मूल सेलों के विखंडित पदार्थों से बनती है। मृदा जो है मूल जो सेल होता है, मूल सेल यानी कि मूल सेल मतलब मूल रॉक, उसके विखंडित पदार्थों से क्या होता है कि मृदा का निर्माण होता है या मृदा बनती है। प्रकृति की अनेक शक्तियाँ जैसे परिवर्तनशील तापमान, प्रकृति की अनेक परिवर्तनशील तापमान की प्रकृति की अनेक शक्ति जैसे परिवर्तनशील तापमान हो गया यानी टेम्परेचर जो बदलते रहता है, कभी 40-45 हो जाएगा, कभी आपका 10-15, 5-7 ऐसे होते रहता है, कभी 20-25 ऐसे होते रहता है। तो वही बात कर रहा है कि परिवर्तनशील तापमान होता है। प्रवाहित जल, पवन यानी कि प्रवाहित जल, पवन आदि भौतिक कारक इसके विकास में सहायता करते हैं। यानी कि मृदा के विकास में जो है अनेक शक्तियाँ काम करती है। जैसे कि तापमान यानी परिवर्तनशील तापमान यानी टेम्परेचर हमेशा बदलते रहता है, वो प्रवाहित जल जो होता है, जल प्रवाहित होता है वो काम करती है। पवन यानी काम करता है हवा, आदि भौतिक कारक इसके विकास में सहायता करते हैं। जल की क्रिया, हिमनदी और अवघटन आदि क्रियाएं भी मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती है। यानी कि जल की जो क्रिया है, जल की क्रिया, हिमनदी और अपघटन आदि क्रियाएं भी मृदा बनने की प्रक्रिया में क्या करती है तो योगदान देती है। यानी कि जल की क्रिया यानी जल जो भी क्रिया करती है वो हिम मतलब बर्फ, नदी मतलब नदी, बर्फ की नदी, और अपघटन जो होता है आदि क्रियाएं भी मृदा बनने की प्रक्रिया में क्या करती है योगदान देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण हैं। यानी कि जो भी रासायनिक परिवर्तन होते हैं और जैविक परिवर्तन होते हैं क्या है तो महत्वपूर्ण है। मृदा जैव यानी ह्यूमस, मृदा जो है जैव यानी कि ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। मृदा जो है जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। पेड़ पौधे के उगने और बढ़ने के लिए मृदा अनिवार्य है। पेड़ पौधे के उगने और बढ़ने के लिए क्या है कि मृदा अनिवार्य है। मृदा सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक साधन है। मृदा जो है सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि साधन है, क्योंकि मनुष्य समेत सभी जंतु अपने भोजन के लिए पौधों पर आश्रित है। यानी कि क्योंकि मनुष्य समेत जो है सभी जंतु जो है अपने भोजन के लिए पौधे पर क्या होता है आश्रित हैं। मृदा का निर्माण खनिज पदार्थों जैसे बालू और चिक्का मिट्टी, मृदा का जो निर्माण है वो खनिज पदार्थों यानी कि मृदा का निर्माण खनिज पदार्थों जैसे बालू और चिक्का मिट्टी तथा जैव पदार्थों जैसे सड़ी हुई फूल पत्तियाँ, मृत जीवों के ऊतकों, सूक्ष्म जीवाणुओं और केंचुओं आदि से होता है। यानी कि मृदा का निर्माण खनिज पदार्थों से जैसे बालू से और चिक्का मिट्टी तथा जैव पदार्थों जैसे सड़ी हुई फूल पत्तियाँ, यानी जैव पदार्थ हो गया सड़ी हुई फूल हो गया, पत्तियाँ हो गया, मृत जीवों के ऊतक हो गया, सूक्ष्म जीवाणुओं और केंचुओं आदि से होता है। वनस्पति तथा जीव जंतुओं का अवशेष जिन्हें ह्यूमस कहते हैं, वनस्पति तथा जीव जंतुओं के जो अवशेष होते हैं, जो भी अवशेष बच जाते हैं उन्हें ह्यूमस कहते हैं। मृदा का उपजाऊपन बढ़ाते हैं, यानी कि मृदा का उपजाऊपन बढ़ाते हैं। मृदा के ठोस कणों के बीच विभिन्न मात्रा में नमी और वायु भी होती है। मृदा के ठोस कणों के बीच जो है विभिन्न मात्रा में नमी और वायु भी होती है। मृदा के निर्माण की प्रक्रिया बहुत धीमी है। मृदा के निर्माण की प्रक्रिया क्या है तो बहुत धीमी है। मृदा एक मोटी परत निर्माण में हजारों वर्ष लग जाते हैं। मृदा की एक मोटी परत के निर्माण में हजारों वर्ष क्या होता है कि लग जाते हैं। यह है मृदा के ऊपरी संस्तर यानी लेयर की मृदा, ऊपरी संस्तर की मृदा यानी लेयर। उप मृदा यानी अपक्षय चट्टानें, बालू, गाद, सिल्ट और मृतिका।
ये वाली है अधः स्तरीय अपक्षयित आधारित चट्टानें हैं, और ये जो है अपक्षय रहित आधारित चट्टानें हैं, यानी कि अपक्षय रहित आधारित चट्टानें, यानी कि अपक्षयित यानी अपक्षयित नहीं होती है ये चट्टानें, तो आधारित चट्टानें हैं। जलवायु मृदा मूल शैलों की प्रकृति, जलवायु जो है मूल शैलों की प्रकृति, भूमि की स्थलाकृति तथा वनस्पति का प्रकार मृदा के निर्माण को नियंत्रित करने वाले कारक हैं। इनमें से जलवायु सबसे महत्वपूर्ण कारक है। जलवायु शैलों के अपक्षय, मृदा की परत में नमी की मात्रा और वनस्पति के प्रकार को प्रभावित करती है। चलते हैं आगे, देखते हैं अपक्षय, देखते हैं वेदरिंग। तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया यानी कि फ्रॉस्ट एक्शन, तुषार क्रिया पौधों, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलापों द्वारा अनावरित शैलों यानी कि एक्सपोज्ड रॉक का टूटना और क्षय होना, ये सभी से क्या होता है कि मृदा बनती है। भूपृष्ठ पर मृदा का निर्माण सामान्यतः शैलों के अपक्षय द्वारा होता है। भूपृष्ठ पर मृदा का निर्माण जो है सामान्यतः शैल जो है उसके अपक्षय द्वारा होता है, लेकिन मृदा का निर्माण तल संतुलन के कारकों द्वारा निक्षेपित पदार्थों से भी हो सकता है। लेकिन मृदा का निर्माण जो है तल संतुलन के कारकों द्वारा निक्षेपित पदार्थों से भी हो सकता है। नदी की घाटियों तथा डेल्टा प्रदेशों के मृदा का निर्माण इसी प्रक्रिया द्वारा हुआ है। नदी की घाटियों और डेल्टा प्रदेशों के मृदा का निर्माण जो है इसी प्रक्रिया द्वारा हुआ है। यह मृदा उपजाऊ होती है, यह मृदा जो है उपजाऊ होती है क्योंकि इसमें विभिन्न क्षेत्रों से बहकर आए खनिज और जैव पदार्थ मिले होते हैं। क्योंकि क्या होता है कि इसमें विभिन्न क्षेत्रों से बहकर आए खनिज और जैव पदार्थ मिले होते हैं, किसमें नदी और डेल्टाओं के पास की जो मृदा होती है उसमें। मृदा परिच्छेदिका यानी कि सॉइल प्रोफाइल देखते हैं। हाँ, यदि हम भूमि पर एक गहरा गड्ढा खोदें, गहरा गड्ढा खोदें और मृदा को देखें तो हमें मृदा के 3 परतें दिखाई देती हैं। वहाँ पर जो हमें मृदा के 3 परतें दिखाई देती हैं, जिन्हें संस्तर कहा जाता है। क संस्तर सबसे ऊपरी खंड होता है। क संस्तर जो सबसे ऊपरी खंड होता है, जहाँ पौधे की वृद्धि के लिए अनिवार्य जैव पदार्थों का, खनिज पदार्थ, पोषक तत्वों तथा जल से संयोग होता है। ख संस्तर, क संस्तर तथा ग संस्तर के बीच संक्रमण खंड होता है, जिसे नीचे व ऊपर दोनों से पदार्थ प्राप्त होते हैं। यानी कि जैसे आप गहरी खुदाई कर दिया, ऐसे खुदाई कर दिया ऐसे। ये आपका इसको कलर चेंज किया गया, ये आपका क हो गया, ये ख हो गया, यानी कि ये 2 और 3, ये हो गया आपका ख, ये हो गया क, ये आपका ग हो गया, ग संस्तर। तो ये बोल रहा है ख संस्तर जो होता है वो क और ग संस्तर के बीच होता है, जो संक्रमण खंड होता है, जैसे नीचे और ऊपर, यानी कि नीचे वाला और ऊपर दोनों से पदार्थ प्राप्त होते हैं, नीचे से भी और ऊपर से भी। इसमें कुछ जैव पदार्थ होते हैं, इसमें जो है कुछ जैव पदार्थ होते हैं। तथापि खनिज पदार्थ का अपक्षय स्पष्ट नजर आता है। तथापि जो है खनिज पदार्थ का अपक्षय जो है स्पष्ट नजर आता है। ग संस्तर की रचना ढीली जनक सामग्री से होती है, यानी कि ग संस्तर जो होता है सबसे नीचे वाला संस्तर, ये संस्तर था ऐसे 1 2 3, ये नीचे वाला, ये ग वाला। तो इसमें जो है इसी की बात कर रहा है, इसकी जो है रचना ढीली जनक सामग्री से होती है। यह परत मृदा निर्माण की प्रक्रिया में प्रथम अवस्था में निर्मित होती है, यानी यह जो परत है मृदा के निर्माण की प्रक्रिया में प्रथम अवस्था में निर्मित होती है, और अंततः ऊपर की 2 परतें इसी से बनती है, और अंततः ऊपर की 2 परतें जो है इसी से बनती है, किससे? तो निचले वाले ग संस्तर से। परतों की इस व्यवस्था को मृदा जो है परिच्छेदिका कहता है। परतों की इस व्यवस्था को क्या कहता है? तो मृदा परिच्छेदिका यानी सॉइल प्रोफाइल कहा जाता है। इन 3 संस्तरों के नीचे एक चट्टान होती है। इन 3 संस्तरों के नीचे क्या होती है? एक चट्टान होती है, जिसे जनक चट्टान, जैसे जो है जनक चट्टान अथवा आधारी चट्टान कहा जाता है, जैसे जनक चट्टान अथवा आधारित चट्टान कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये जो है आपका ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा, बालू, गाद, क्ले के साथ उपमृदा जो है ना, उपमृदा यानी कि जो है ह्यूमस और वनस्पति के साथ जो है ऊपरी जो होते हैं, ये जो ऊपर जमा हुआ है ऐसे जमा हुआ है ऐसे, ये क्या हो गया आपका ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा है।
और बालू गाद कले के साथ उपमृदा, ये वाला। अब चलिए नीचे देखते हैं ख, ये वाला देखते हैं। अपक्षयित चट्टानी पदार्थ, अपक्षयित क्या है? चट्टानी पदार्थ हैं। यह है जनक पदार्थ हैं, यानी कि जनक पदार्थ यानी कि जनक यानी ढीली मृदा से बनी हुई है। तो सबसे पहले ये नीचे वाली बनती है, उसके बाद ऊपर वाली बनती है, जो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। चित्र मृदा परिच्छेदिका। अब पढ़ेंगे मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन, यानी कि मृदा को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। मृदा जिसका एक जटिल तथा भिन्न अस्तित्व है, यानी कि भिन्न अस्तित्व है, यानी कि अलग अस्तित्व है, सदैव वह मृदा वैज्ञानिकों को आकर्षित करती रही है। सदैव जो है मृदा वैज्ञानिकों को आकर्षित करती रही है। इससे महत्व को समझने के लिए आवश्यक है कि मृदा का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए। इसके महत्व को समझने के लिए आवश्यक है कि मृदा का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। पृथ्वी के पृष्ठ पर जो है दानेदार कणों के आवरण की पतली परत क्या कहलाती है? तो मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी है, यह भूमि से क्या है? कि निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं, स्थल रूप जो है मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण जो है चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। मृदा का जो निर्माण है चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। यह अपक्षय के प्रक्रिया के माध्यम से क्या होता है कि बनती है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। खनिजों और जैव पदार्थों का उचित मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। खनिजों और जैव पदार्थों का उचित मिश्रण क्या करता है? मृदा को उपजाऊ बनाता है। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। केवल 1 सेंटीमीटर मृदा के निर्माण में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। केवल 1 सेंटीमीटर मृदा के निर्माण में सैकड़ों वर्ष क्या होता है कि लग जाते हैं। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक है उच्चावच, जनक सामग्री, जलवायु, वनस्पति तथा अन्य जीव रूप यानी अदर लाइफ फॉर्म्स और समय। इतनी सारी चीज़ें जो है प्रमुख कारक है मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाला। इनके अतिरिक्त मानवीय क्रियाएं भी पर्याप्त सीमा तक इसे प्रभावित करती है। इनके अतिरिक्त जो है मानवीय क्रियाएं भी पर्याप्त सीमा तक जो है मृदा को यानी कि मृदा निर्माण को प्रभावित करती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मृदा के घटक खनिज कण, ह्यूमस, जल तथा वायु होते हैं। मृदा के घटक खनिज कण, ह्यूमस, जल तथा वायु होते हैं। इनमें से प्रत्येक की वास्तविक मात्रा मृदा के प्रकार पर निर्भर करती है। इनमें से प्रत्येक वास्तविक मात्रा जो है मृदा के प्रकार पर निर्भर करती है। कुछ मृदाओं में इनमें से एक या एक से अधिक घटक अत्यंत कम मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें से जो है एक से अधिक घटक अत्यंत कम मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि कुछ अन्य मृदाओं में इन घटकों का संयोजन भिन्न प्रकार का पाया जाता है। चलिए अब आज हम लोग जो मृदा का अगला देखते हैं। मृदा जलवायु देखेंगे, जनक शैल देंगे, उच्चावच देखेंगे, आगे जो भी है उसको देखेंगे। मृदा जनक शैल, जलवायु, समय, वनस्पति जात, उच्चावच, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव इसी में है, तो देखेंगे। चलिए देखते हैं। चित्र है मृदा को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि चित्र जो है ये चित्र है, इसमें जो है मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में दिया गया है। तो सबसे पहले चलते हैं जनक शैल के बारे में। रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज, मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है जनक शैल। यानी कि जनक शैल जो है रंग का, गठन का, मृदा का गठन कैसे होगा, रंग कैसा होगा, जैसे अलग अलग कहीं काली मिट्टी होती है, कहीं लाल मिट्टी होती है, कहीं जो है थोड़ा सा नहीं होता पीली टाइप की मिट्टी होती है, तो उसका रंग कैसे होगा, उसका गठन कैसे होगा, रासायनिक गुणधर्म क्या होगा। यानी कि बहुत जगह पर जो है क्या बोलते हैं मिट्टी में, मृदा में अलग अलग चीज़ें पाई जाती है। अलग अलग मिट्टियों में अलग अलग चीज़ें पाई जाती है। अलग अलग मिट्टियों में अलग अलग चीज़ों की कमी भी होती है। तो ये आगे मिट्टी चैप्टर में दिया होगा तो पढ़ा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खनिज की मात्रा कितनी है पारगम्यता को निर्धारित करती है कौन? जनक शैल। अब पढ़ेंगे उच्चावच। तुंगता और ढाल, यानी कि तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। तुंगता यानी कि तुंगता ऊंचाई हो गया, ढाल जो है नीचा हो गया, यानी कि तुंगता ऊंचाई और नीचे, मतलब जैसे पहाड़ की जो चोटी होती है ना, ऊपर फिर नीचे ऐसे होता है, और या ऊबड़ खाबड़ जमीन भी हो गया। तो इस सब के बारे में जो है मृदा के संचय को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। अब देखते हैं जलवायु। तापमान हो गया, तापमान यानी कि कभी ज़्यादा हो गया, कभी कम हो गया, कभी मतलब कभी जो है आपका जो है जैसे कि हिमालय क्षेत्रों में, जैसे जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला इलाके में क्या होता है माइनस टेम्परेचर होता है, और आपको जो है आप साउथ में जाइएगा तो थोड़ा सा हमेशा वहाँ पर जो है ना थोड़ा गर्म माहौल हो जाता होता है साउथ में। तो अलग अलग समय में अलग अलग जो है टेम्परेचर होता है। जैसे नॉर्थ इंडिया में जो है ठंड के दिनों में मौसम क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नीचे होता है, 7 डिग्री, 6 डिग्री, 5 डिग्री,
ऐसे। और गर्मी के मौसम में, अभी गर्मी का मौसम है तो इस समय जो है 45, 46, 47 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है। तो वही बोल रहे हैं कि तापमान, वर्षा अपक्षय यानी कि वर्षा अपक्षय और ह्यूमस निर्माण, और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं क्या, तो जलवायु, जलवायु जो करता है। चलिए समय पढ़ते हैं, समय के बारे में। मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। समय जो है यानी कि मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है, यानी कि जैसे जैसे समय बढ़ते जाएगा तो समय क्या होता है कि मिट्टी की क्या होगा, परिच्छेदिका, सॉइल प्रोफाइल क्या होगा कि उसकी मोटाई बढ़ेगी। चलते हैं वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ते हैं। ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं, यानी कि वनस्पति जात, अगर वनस्पति जात नहीं होगी, प्राणी जात नहीं होगा, यानी प्राणियों के जो भी अवशेष तो वो सूक्ष्म जीव नहीं होंगे, तो क्या होगा कि ह्यूमस यानी कि मिट्टी में जो ह्यूमस होगा उसका निर्माण दर जो होगा बहुत कम होगा, बहुत धीमा होगा। तो यही बात कर रहा है, इनका भी होना बहुत जरूरी है। चित्र मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले ये कारक हम लोग पढ़ लिए। चले आगे बढ़ते हैं। भारत में मुख्य मृदा की किस्मों का वितरण प्रतिरूप देखने से पहले उन उत्पत्ति मूलक घटकों का संक्षिप्त सर्वेक्षण भी कर लेना आवश्यक है। भारत में जो है मुख्य मृदा की किस्मों का वितरण प्रतिरूप देखने से पहले जो है उन उत्पत्ति मूलक घटकों का संक्षिप्त सर्वेक्षण भी कर लेना आवश्यक है, जो मृदा आवरण में भिन्नता उत्पन्न करने के लिए सम्मिलित रूप से क्या है, तो उत्तरदायी होते हैं। भारत में मृदा निर्माण या मृदा जनन की प्रक्रिया निम्नलिखित कारकों पर आधारित है। भारत में जो है मृदा निर्माण या मृदा जनन की प्रक्रिया क्या है, निम्नलिखित कारकों पर आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनक सामग्री यानी कि मूल पदार्थ, पेरेंट मटेरियल। जनक सामग्री यानी मूल पदार्थ, पेरेंट मटेरियल। मृदा का निर्माण करने वाले जनक पदार्थों की प्राप्ति जो धरातल पर अनावृत एक्सपोर्ट शैलों के अपक्षरण वेदरिंग से होती है। मृदा का निर्माण करने वाले जनक पदार्थों की प्राप्ति जो है धरातल पर अनावृत यानी एक्सपोर्ट शैलों के अपक्षरण वेदरिंग से होती है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यदि मृदा लावा शैलों से बनी है तो इसका रंग जो है सामान्यतः काला होता है, यानी कि मृदा जो है लावा के शैलों से बनी है तो इसका रंग जो है सामान्यतः काला होता है। लेकिन दूसरी ओर अगर मृदा प्रवाहित जल द्वारा निक्षेपित है तब निक्षेपित स्थल की शैल यानी जनक सामग्री से मृदा का संबंध बहुत कम रह जाता है। उत्तरी भारत के मैदानों में पाई जाने वाली मृदा जो अधिकांशतः नदी द्वारा परिवहित होकर निक्षेपित की गई है। उत्तरी भारत के मैदानों में पाई जाने वाली मृदा जो है अधिकांशतः जो है नदी द्वारा प्रवाहित होकर निक्षेपित, यानी कि निक्षेपित मतलब जमा कर देना है, तो प्रवाहित होकर क्या गया, जमा कर दिया। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यह हिमालय तथा प्रायद्वीपीय पठार दोनों से प्राप्त की गई है। यह हिमालय तथा प्रायद्वीपीय पठार दोनों से प्राप्त की गई है। सामान्यतः पठारों की मृदा का संबंध जनक शैलों से अत्यंत घनिष्ठ होता है। सामान्यतः जो है पठारों की मृदा का संबंध जो है जनक शैल यानी कि रॉक सेल, मतलब रॉक सेल से अत्यंत घनिष्ठ होता है, यानी कि घनिष्ठ होता है। अपक्षरण के कारण पठारों की मृदा के रासायनिक संगठन में क्रमिक परिवर्तन होता है, यानी कि अपक्षरण के कारण क्या होता है कि पठारों की मृदा के रासायनिक संगठन में क्रमिक परिवर्तन हुआ है, क्रम से परिवर्तन हुआ है। पठारी मृदा साधारणतः मोटे कणों वाली एवं कम उर्वर है, यानी कि पठारी जो मृदा होती है वो मोटे कण वाली होती है और कम उर्वर होती है, जबकि मैदान के जलोढ़ मृदा अनगिनत वर्षों से नदियों द्वारा निक्षेपित महीन सिल्ट और मृतिका यानी कि क्ले से बनी है। चलिए आगे देखते हैं। ऊंचावच टेरेन ऑफ रिलीफ देखते हैं, टेरेन ऑफ रिलीफ देखते हैं, ऊंचावच देखते हैं। मृदा निर्माण की प्रक्रिया को ऊंचावच कई प्रकार से प्रभावित करता है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया को जो है ऊंचावच जो है कई प्रकार से प्रभावित करता है। धरातल के ढाल में पाई जाने वाली भिन्नता, धरातल जो है उसके ढाल में पाई जाने वाली भिन्नता, यानी कि ढाल जो कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा तो उसकी भिन्नता धरातलीय जल प्रवाह के परिमाण, यानी धरातलीय जल के जो परिमाण है एवं गति को निर्धारित करती है। यानी कि धरातल ढाल में पाई जाने वाली भिन्नता धरातलीय जल के प्रवाह के परिमाण एवं गति को निर्धारित करती है। भिन्नता जो है ना, ऊंच खाल होगा जमीन तो क्या होगा कि जल क्या होगा कि जैसे ज़्यादा खाल है तो तेज़ी से बहेगा, फिर ऊंच हो गया तो फिर वहाँ पर थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। तो यही बोल रहा है, परिमाण और गति को क्या करता है, निर्धारित करता है। किसी भी क्षेत्र में होने वाले अपवर्तन की मात्रा, किसी भी क्षेत्र में होने वाले अपवर्तन की मात्रा, चलिए आगे देखते हैं। किसी भी क्षेत्र में होने वाले अपवर्तन की मात्रा उस क्षेत्र के पहला ऊंचावच वनस्पति आवरण एवं ढाल की प्रकृति पर क्या करती है, तो निर्भर करती है। यानी किसी भी क्षेत्र में अपवर्तन की मात्रा कितनी होगी और कैसी होगी उस क्षेत्र के ऊंचावच यानी कि ढाल है, ज़्यादा ढाल है कि कम ढाल है,
ठीक है, उस पर उसकी वनस्पति आवरण कैसी है, ढाल की प्रकृति कैसी है पर निर्भर करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ढाल की प्रवणता यानी डिग्री ऑफ स्लोप मृदा की उर्वरता का निर्धारण करती है। ढाल की जो प्रवणता है, डिग्री ऑफ स्लोप जो है मृदा की उर्वरता का निर्धारण करती है। चलिए आगे देखते हैं। तीव्र ढाल के क्षेत्रों में जहाँ वनस्पति आवरण कम है, यानी कि तीव्र ढाल है, जैसे ऐसे तीव्र ढाल है, जैसे तीव्र ढाल है, यहाँ पर जो वनस्पति नहीं है, मतलब वनस्पति नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा कि वनस्पति आवरण कम है, तो मृदा की सबसे ऊपरी परत, मृदा के ऊपरी परत जो है बहुत अधिक अपरदित होगी। यानी कि ऊपर जब यहाँ पर वनस्पति नहीं है तो क्या होगा, ऊपरी परत क्या होगा, बहुत तेजी से क्या होगा कि अपरदित होगा, बहुत अधिक अपरदित होगा और तेजी से भी होगा। उदाहरण के लिए चंबल घाटी, जहाँ खड़ भूमि रिवेंस की रचना हुई है, रेवेंस की रचना हुई है, यानी चंबल जो घाटी है एमपी में, वहाँ पर खड़ भूमि की क्या हुई है कि रचना हुई है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मृदा निर्माण की प्रक्रिया धरातल के नीचे रिसने वाले जल की मात्रा से भी प्रभावित होती है। यानी कि मृदा के निर्माण की प्रक्रिया जो है धरातल के नीचे, यानी कि धरातल के नीचे रिसने वाले जल की मात्रा से भी प्रभावित होती है। किंतु इस संदर्भ में भी देश के विभिन्न हिस्सों में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं देखी जा सकती हैं। किंतु इस संदर्भ में भी जो है देश के विभिन्न हिस्सों में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं देखी जा सकती है, यानी कि स्पष्ट भिन्नताएं हैं। निम्न ऊंचावच वाले क्षेत्रों में मृदा का परत समानतः गहरी होती है। यानी कि निम्न ऊंचावच वाले क्षेत्रों में क्या है कि मृदा की परत जो है समानतः गहरी होती है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरी ओर तीव्र एवं खड़ी ढाल के क्षेत्रों में मृदा आवरण कम गहरा होता है। दूसरी ओर जो है तीव्र हो गया और खड़ी ढाल के क्षेत्रों में मृदा आवरण क्या होता है, कम गहरा होता है। चलिए अब देखते हैं आगे। पठारों की मृदा परत भी सामान्यतः कम गहरी होती है। यानी पठारों की मृदा परत जो है सामान्यतः कम गहरी होती है। मैदानों के डेल्टा क्षेत्र, यानी मैदानों के डेल्टा क्षेत्र तथा नदी बेसिन ये ऐसे स्थान है। यानी कि मैदानों का डेल्टा क्षेत्र तथा नदी बेसिन ही ऐसे स्थान हैं जहाँ मृदा की परत सर्वाधिक गहरी होती है, जहाँ जो है मृदा की परत सर्वाधिक क्या होती है, गहरी होती है। जलवायु यानी क्लाइमेट, जलवायु यानी कि क्लाइमेट। मृदा निर्माण में जलवायु जो है संभवतः सबसे महत्वपूर्ण कारक है। मृदा निर्माण में जो है जलवायु संभवतः सबसे क्या है तो महत्वपूर्ण कारक है। जलवायु मृदा निर्माण की दशाओं को कई प्रकार से प्रभावित करती है। जलवायु जो है मृदा निर्माण की दशाओं को कई प्रकार से क्या करती है तो प्रभावित करती है। सर्वप्रथम वर्षा की मात्रा एक विशिष्ट कारक है। सर्वप्रथम क्या है तो वर्षा की मात्रा एक विशिष्ट कारक है। साथ ही तापमान और वर्षा की ऋतुवत भिन्नताएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। साथ ही तापमान और वर्षा की ऋतुवत भिन्नताएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जलवायु जनक शैल के अपक्षरण के प्रकार व अपक्षरण की प्रभाविता का नियंत्रण करती है। यानी कि जलवायु जो है जनक शैल के अपक्षरण के प्रकार व अपक्षरण की प्रभाविता का नियंत्रण करती है। इसके अलावा मृदा द्वारा जल रिसने की मात्रा व मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के प्रकार का नियंत्रण भी जलवायु द्वारा किया जाता है। प्राकृतिक वनस्पति नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति यानी नेचुरल वेजिटेशन। ऊंचावच एवं मौसम के तत्वों का संयुक्त प्रभाव किसी प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार में देखा जा सकता है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया का मूलभूत संबंध वनस्पति की वृद्धि और पौधों पर पलने वाले सूक्ष्म जीवों के साथ है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया का मूलभूत संबंध जो है वनस्पति की वृद्धि और पौधों पर पलने वाले सूक्ष्म जीवों के साथ है। चलिए आगे देखते हैं। वृक्षों के सड़े हुए पत्ते, वृक्षों के सड़े हुए पत्ते मृदा को अत्यंत आवश्यक ह्यूमस तत्व प्रदान कर मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। यानी कि वृक्षों के सड़े हुए पत्ते जो है मृदा को अत्यंत आवश्यक ह्यूमस तत्व प्रदान कर मृदा की उर्वरता को क्या करते हैं तो बढ़ाते हैं। वनस्पति तथा जीव जंतुओं का अवशेष, वनस्पति तथा जीव जंतुओं के अवशेष, ह्यूमस हो गया और विघटन, यानी कि वनस्पति तथा जीव जंतुओं के अवशेष का क्या होता है कि विघटन होता है और उससे क्या होता है कि ह्यूमस बनता है। मिट्टी में जो ह्यूमस होता है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रमुख मृदा के प्रकार, भारत के प्रमुख मृदा के प्रकार देखते हैं। मेजर सॉइल टाइप्स ऑफ इंडिया, मेजर सॉइल टाइप्स ऑफ इंडिया, इसके बारे में देखते हैं। भारत में भिन्न भिन्न प्रकार के ऊंचावच, भारत में जो है भिन्न भिन्न प्रकार के ऊंचावच, भू आकृतियां, जलवायु, परिमंडल यानी क्लाइमेटिक रियल्म्स तथा वनस्पतियां पाई जाती हैं। भारत में जो है भिन्न भिन्न प्रकार के क्या है कि ऊंचावच, भू आकृतियां हैं और जलवायु, परिमंडल तथा वनस्पतियां जो है अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती हैं। यानी कि बहुत जगह पर जो है जैसे हिमालय में जो है अलग अलग तरीके के क्या पाए जाते हैं वनस्पतियां पाए जाते हैं। हिमालय की जो ऊंचावच है वो अलग है, भू आकृति अलग है और वहाँ की जलवायु जो है अलग है। मैदानी क्षेत्रों की अलग वनस्पतियां और अलग जलवायु है। तो चलिए वही देखते हैं, वही बात यहाँ पर
कही गई है। इन्होंने भारत में अनेक प्रकार के मृदा के विकास में योगदान दिया है। इन्होंने जो है भारत में अनेक प्रकार के मृदा के विकास में क्या दिया है, तो योगदान दिया है। प्राचीन काल में मृदा को दो मुख्य वर्गों में बांटा जाता था। प्राचीन काल में जो है मृदा को दो मुख्य वर्गों में बांटा जाता था। उर्वर जो उपजाऊ थी और ऊसर जो अनुवर थे, यानी कि उर्वर जो उपजाऊ थे और ऊसर यानी कि जो अनुवर थी यानी उपजाऊ नहीं थी, उसको ऊसर कहा जाता था। 16वीं शताब्दी में मृदा का वर्गीकरण उनकी आंतरिक विशेषताओं, यानी 16वीं शताब्दी में क्या होता है कि मृदा का वर्गीकरण जो है उनकी आंतरिक विशेषताओं तथा बाह्य लक्षणों जैसे गठन, रंग, भूमि का ढाल और मृदा में नमी की मात्रा आदि के आधार पर किया गया था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। गठन के आधार पर मृदाओं के मुख्य प्रकार थे। गठन के आधार पर जो है मृदाओं के मुख्य प्रकार थे कौन कौन, तो बलुई था, निसैंडी, मृणमय यानी क्लेई, पांसु, सिल्टी और तथा दोमट यानी कि लोम इत्यादि। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। रंग के आधार पर वे लाल, पीली, काली इत्यादि थे। रंग के आधार पर वे लाल थी, पीली थी और काली इत्यादि थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अनेक संस्थानों द्वारा मृदा के वैज्ञानिक सर्वेक्षण किए गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है अनेक संस्थानों द्वारा किया गया तो मृदा के वैज्ञानिक सर्वेक्षण किए गए। सन 1956 में स्थापित भारत के मृदा सर्वेक्षण विभाग ने, यानी भारत के मृदा सर्वेक्षण विभाग ने दामोदर घाटी जैसे कुछ चुने हुए क्षेत्रों में मृदाओं के व्यापक क्या किया कि अध्ययन या अध्यापन किए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के तत्वाधान में राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो तथा भूमि उपयोग आयोजन एवं संस्थान लैंड यूज प्लानिंग एंड इंस्टीट्यूट ने भारत की मृदाओं पर बहुत से अध्ययन किए। भारत की मृदाओं पर क्या किया कि बहुत से अध्ययन किए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मृदा के अध्ययन तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे तुलनात्मक बनाने के प्रयासों के अंतर्गत जो है ICAR ने भारतीय मृदाओं को उनकी प्रकृति और उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया है। यह वर्गीकरण संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग USDA की मृदा वर्गीकरण पद्धति पर आधारित है। यानी कि यह जो वर्गीकरण संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग USDA की मृदा वर्गीकरण पद्धति पर क्या है आधारित है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ICAR ने USDA मृदा वर्गीकरण के अनुसार भारत की मृदा को निम्नलिखित क्रम में वर्गीकृत किया है। क्रम संख्या, क्रम, क्षेत्र 1000 हेक्टेयर में और प्रतिशत। पहला जो है इंसेप्टिसोल्स जो है उसका इतना है, यानी कि 1,30,372.90 हज़ार हेक्टेयर में यह है, ये 39.74% है। एंटीसोल्स है 9,000 यानी कि यह है 92,131.71% यानी कि 28.08% है। एल्फी सोल्स है 44,448.68% यानी कि 13.5% है, 55%। वर्टी सोल्स जो है 27,960.00 यानी कि 8.52% है। और एरिडी सोल्स जो है 14,069 जो है ये 1000 हेक्टेयर में है और 4.28% है। अल्टी सोल्स जो है 8,250 है यानी 2.51% है। और उसके बाद जो है मॉली सोल्स जो है 1320 है तो 0.40% है। अन्य जो है आपका इसमें अन्य जो है 9,503 है 0.10 है यानी कि 2.94% है। योग जो है 100% सबको मिलाकर हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्रोत भारतीय मृदा राष्ट्रीय भू सर्वेक्षण एवं भू उपयोग ब्यूरो परिक्रम संख्या 94। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। उत्पत्ति, रंग, संयोजन तथा अवस्थिति के आधार पर भारत की मृदा को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। पहला क्या, जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मृदा है। दूसरा है काली मृदा है। तीसरा लाल और पीली मृदा है। चौथा लैटेराइट मृदा है। लैटेराइट मृदा। पांचवा शुष्क मरुस्थलीय बलुई मृदा है। और आपका छठा है लवणीय मृदा। सातवां है पीट मृदा। आठवां है वन मृदा है। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। जलोढ़ मृदा यानी एलुवियल सॉइल। यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है और यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। यानी कि यह जो मृदा है विस्तृत रूप से फैली हुई है और यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। नदियों ने हजारों वर्ष से सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करते हुए एक लंबी यात्रा के दौरान अपने मैदानों में बहुत बारीक कणों को जमा दिया है। यानी कि नदी जो है हजारों वर्ष से सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करते हुए एक लंबी यात्रा के दौरान जो है अपने मैदानों में बहुत बारीक कणों को क्या किया जमा किया है। मृदा के इन बारीक कणों को जलोढ़क
इन एलुवियम कहते हैं। इस मृदा में विभिन्न मात्रा में रेत है, गाद यानी सिल्ट है, तथा मृतिका यानी कि क्ले मिली होती है। यह मृदा जो तटीय मैदानों तथा डेल्टा प्रदेशों में व्यापक रूप से फैली है। यह मृदा जो है तटीय मैदानों तथा डेल्टा प्रदेशों में व्यापक रूप से फैली है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जो है जलोढ़ मृदा से बना है। वास्तव में संपूर्ण जो उत्तरी मैदान जो है जलोढ़ मृदा से बना है। यह मृदा जो है हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। यह मृदा जो है हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु से, गंगा से और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। जलोढ़ मृदा के अंतर्गत देश का लगभग 40% भाग सम्मिलित है। जलोढ़ मृदा के अंतर्गत जो है देश का लगभग 40% भाग सम्मिलित है। एक संकरे गलियारे के द्वारा यह मृदा राजस्थान और गुजरात तक फैली है। यह संकरे गलियारे के द्वारा यह मृदा राजस्थान और गुजरात तक फैली है। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी यानी पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टाई क्षेत्र भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। कावेरी नदियों के डेल्टाई क्षेत्र भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। जलोढ़ मृदा एक विस्तृत वर्ग है। जलोढ़ मृदा क्या है? तो एक विस्तृत वर्ग है। सामान्यतः नदी बेसिन एवं मैदानों में सीमित जलोढ़ मृदा सबसे अधिक उर्वर होती है। सामान्यतः नदी बेसिन एवं मैदान में सीमित जलोढ़ मृदा जो है सबसे अधिक उर्वर होती है। भारत की कृषि के विकास में जलोढ़ मृदा का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत की कृषि के विकास में जलोढ़ मृदा का महत्वपूर्ण योगदान है। इसका विशिष्ट उदाहरण जो है उत्तरी भारत के मैदान की मृदा है। इसका विशिष्ट उदाहरण क्या है? उत्तरी भारत के मैदान की मृदा है, जो करोड़ों वर्षों से नदियों द्वारा निक्षेपित की गई है। जो करोड़ों वर्षों से नदियों द्वारा क्या की गई है? तो निक्षेपित की गई है। ये है आपका जलोढ़ मृदा, ये पूरा जलोढ़ मृदा। ये आपका भारत का मैप है और इसमें मृदा के बारे में पूरा दिखाया गया है। तो ध्यान से देखिए, भारत मृदा के मुख्य प्रकार। भारत मृदा के मुख्य प्रकार तो पर्वत वन, यानी जो ये पर्वत और वन, ये जो है काला काला टाइप का है। तो ये जो है पूरा ये आपका यहाँ पर फिर से हल्का यहाँ पर भी है, और ये है ये क्या है? पर्वत और वन है। उसके बाद से आपका ये जो है जलोढ़, यानी कि ये हल्का जो है ये आपका जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी तो आप देख लीजिए, जलोढ़ मिट्टी ये जो हल्का हल्का ये हल्का हल्का जलोढ़ मिट्टी ये जलोढ़ मिट्टी। उसके बाद से लाल और पीली, तो लाल और पीली तो ये आपको पता है, लाल और पीली ये सब ये रेड और पीली मिट्टी है। और उसके बाद से लाल पीली हो गया, काली जो है आपका ये यहाँ पर है और तो काली मिट्टी यहाँ पर है। उसके बाद से लेटराइट मिट्टी यानी कि आपका ये वाला ये पार्ट सुर्ख लेटराइट मिट्टी आपका जो है ये वाला है लेटराइट मिट्टी। ये ऐसे है, ये सब लेटराइट मिट्टी है। शुष्क मिट्टी है यहाँ पर एकदम उजला, शुष्क यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र में शुष्क है। तो आप देख लिए कहाँ पर कौन कौन सी मिट्टी है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब हम लोग अगला जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट, मृतिका यानी क्ले के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृतिका यानी क्ले के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं, मृदा के कणों का आकार बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में, यानी कि घाटी जो है घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं, यानी कि ये नदी का मुहाना हो गया आपका। उसके घाटी में जो हम ऊपर की ओर जाते हैं, मृदा के कणों का आकार क्या होता है कि बढ़ता चला जाता है। नदियों के ऊपरी भागों तथा इनके उद्गम स्थानों के निकट, जहाँ से ये निकलती है वहाँ, यानी उन स्थानों के निकट इस मिट्टी के कण और अधिक मोटे हैं। वहाँ पर जो है कण बहुत अधिक मोटे हैं। यहाँ मिट्टी के कण बड़े बड़े और असमान होते हैं। यहाँ पर मिट्टी के कण जो है बड़े बड़े और असमान, यानी कि कोई छोटा कोई बड़ा कोई उससे भी बड़ा, तो एक ही समान नहीं होते हैं। समान मतलब एक समान, असमान मतलब अलग अलग, छोटा बड़ा उससे बड़ा, ऐसे उससे भी छोटा, इस तरह के। नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल, भंग यानी ब्रेक ऑफ स्लोप के समीप मोटे कणों वाली मृदा पाई जाती है। यानी कि नदी घाटी के ऊपरी भाग जो है, नदी घाटी है उसका घाटी के ऊपरी जो भाग है उसमें ढाल, भंग, स्लोप के समीप जो है मोटे कण वाली मृदा पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसी मृदा जो पर्वतों की तलहटी पर बने मैदान पिडमोंट प्लेन्स जैसे द्वार, क्षेत्र, चोस रीजन और तराई में आमतौर पर पाई जाती है। कणों के आकार एवं घटकों के अलावा मृदा की पहचान उसकी आयु से भी होती है। कणों के आकार या घटकों के अलावा मृदा की जो पहचान है उसकी आयु से भी होती है।
आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है। आयु के आधार पर जो है जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है, यानी प्राचीन जलोढ़ और नवीन जलोढ़, यानी बांगर और खादर। प्राचीन जलोढ़ और नवीन जलोढ़, यानी कि नवीन जलोढ़ यानी कि नए मिट्टी को, प्राचीन जलोढ़ और नवीन जलोढ़, नए खादर। याद रखिएगा, ये सवाल पूछा गया था दरोगा के एग्जाम में, ठीक है, दरोगा के एग्जाम में सवाल पूछा गया था। तो ये याद रखिएगा कि नवीन जलोढ़ यानी पूछेगा कि नवीन जलोढ़ किस मिट्टी को कहता है, बांगर को, खादर को, या और भी दो ऑप्शन दे देगा तो आपको कंफ्यूज कर जाइएगा कि बांगर को है कि खादर को है, किसको है। तो याद रखिएगा नवीन मतलब नया। तो खाद जो आप मार्केट से खरीद के लाते हैं, यूरिया पोटास जो भी है खरीद के लाते हैं मार्केट से, तो क्या होता है, नया होता है। तो जो खाद खरीद कर लाते हैं वो नया होता है, तो इसलिए नवीन मिट्टी यानी नवीन जलोढ़ मिट्टी, यानी कि खाद यानी खादर, और प्राचीन जलोढ़ यानी बांगर। तो इस तरह से याद रखने का ये तरीका आप नहीं भूलिएगा, सिर्फ खादर को याद रखिएगा, नवीन जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। यानी कि मार्केट से आप खादर यानी कि खादर मतलब खाद, मार्केट से आप खाद खरीद के लाते हैं, यूरिया पोटास जिंक इस तरह के खरीद के लाते हैं ना, तो क्या होता है, नया होता है कि नहीं, नया होता है एकदम। उसका जो आप खोलिएगा बोरा जो होता है जिसमें लाते हैं, खोलिएगा तो एकदम साफ, यूरिया जो एकदम उजला उजला होता है नया, क्या वो मिट्टी लगा होता है, नहीं, तो नया होता है। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी क्या हो गया, खाद यानी कि खादर, नया होता है खाद, तो नया यानी नवीन, जलोढ़ यानी कि खाद से खादर। तो इस तरह से याद रखने का तरीका है, कभी आप गलत नहीं कर पाइएगा इस तरह के सवाल अगर पूछे जाते हैं तो। प्राचीन जलोढ़ में प्रायः कंकड़ होते हैं, प्राचीन जलोढ़ में जो है प्रायः क्या होते हैं, तो कंकड़ होते हैं, क्या होते हैं, तो कंकड़ होते हैं, तथा इसकी अवमृदा में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तथा इसकी अवमृदा में क्या होती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट होती है, किसकी मृदा में, तो प्राचीन जलोढ़ में। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी जो है ये क्या हो गई आपकी, तो बांगर मिट्टी हो गई। इसमें क्या होता है, इसकी अवमृदा में कैल्शियम कार्बोनेट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवीन जलोढ़ यानी प्राचीन जलोढ़ की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है। नवीन जलोढ़ यानी कि नई खादर मिट्टी, यानी जलोढ़ खादर मिट्टी या मृदा, ये क्या होगा, नई होगी तो क्या होगा, अधिक उपजाऊ होगी ही, प्राचीन जो पुरानी मिट्टी है उसकी अपेक्षा। नवीन कही जाने वाली जलोढ़ भी 10,000 वर्ष पुरानी हो सकती है, यानी कि नवीन कही जाने वाली जलोढ़ भी 10,000 वर्ष पुरानी हो सकती है। नवीन मतलब कि 5 साल 2 साल 3 साल नहीं, 10,000 वर्ष पुरानी भी हो सकती है, जो नवीन मिट्टी जिसको हम लोग बोलते हैं। बांगर मृदा में कंकड़ ग्रंथियों की मात्रा अधिक होती है, और बांगर जो है यानी कि पुरानी मिट्टी में क्या होता है कि कंकड़ ग्रंथियों की मात्रा अधिक होती है। खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में महीन कण पाए जाते हैं, यानी खादर मृदा जो होती है उसमें बांगर मृदा की तुलना में अधिक महीन कण होते हैं, क्योंकि ये नवीन जलोढ़ मिट्टी जो है ना कई बार जो है नदी द्वारा जो है बहा कर लाए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि नदी अपने साथ मिट्टी के कण लाती है, तो महीन मिट्टी के कण लाती है, तो वही ये बात कह रहा है कि खादर मृदा में बांगर मृदा, यानी कि बांगर मृदा क्या हो गई, तो पुरानी मिट्टी हो गई, और खाद मतलब नया, तो नई मिट्टी में जो है पुरानी मिट्टी की तुलना में अधिक महीन कण पाए जाते हैं। जलोढ़ मृदा अत्यंत उपजाऊ होती है। जलोढ़ मृदा क्या होती है, तो अत्यंत उपजाऊ होती है। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास फास्फोरस और चूना युक्त होती है। अधिकतर जो जलोढ़ मृदाएं होती है उसमें पोटास होता है, फास्फोरस होता है और चूना युक्त होती है, जो इनको गन्ना चावल गेहूं और दलहनी फसलों की खेती के लिए क्या होती है, तो उपयुक्त बनाता है। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। अधिक उपजाऊपन के कारण क्या होता है कि जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है, और यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक होता है, और यहाँ जो है जनसंख्या का घनत्व भी क्या होता है कि अधिक होता है। जलोढ़ मृदा का रंग हल्के धूसर से राख धूसर जैसा होता है। जलोढ़ मृदा का रंग क्या होता है कि हल्के धूसर से राख जो देखते हैं ना, राख जैसे आप राख किसको बोलते हैं, जैसे लकड़ी आप जलाते हैं तो बाद में जो राख बचता है ना, तो उस जैसा होता है। इसका रंग निक्षेपण की गहराई जलोढ़ के गठन और निर्माण में लगने वाली समयावधि पर निर्भर करता है। समयावधि पर क्या होता है कि निर्भर करता है। इसका रंग निक्षेपण की गहराई जलोढ़ के गठन और निर्माण में लगने वाले समयावधि निर्भर करता है। चलिए आगे देखते हैं। सूखे क्षेत्रों की जलोढ़ मृदा अधिक क्षारीय होती है। सूखे क्षेत्र की जो जलोढ़ मृदा होती है वो अधिक क्षारीय होती है। इस मृदा का सही उपचार क्या है कि उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। यानी कि इसका उपचार यह है कि सिंचाई करके इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है सूखे क्षेत्र की जलोढ़ मृदा को। और देखते हैं काली मृदा, ब्लैक सॉइल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस मृदा का रंग काला होता है। ब्लैक सॉइल मतलब काली मृदा का रंग क्या होता है, तो काला होता है, और इन्हें रेगुर मृदा भी कहता है, यानी कि रेगुर मृदा भी कहता है, यानी रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कपास मृदा कपास की यानी कि काली मृदा जो है कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। यानी कि कपास जो है वो काली मृदा में होती है, अच्छी तरह से होती है कपास, इसलिए इसे काली या कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए जो है इसे
काली या कापासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है इसको, तो काली मृदा को। यह माना जाता है कि जलवायु और जनक शैलों ने काली मृदा का बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह माना जाता है कि जलवायु और जनक शैल जो है उन्होंने जो है काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार की मृदा जो है दक्कन पठार यानी दक्कन के पठार में बेसाल्ट क्षेत्र के उत्तरी पश्चिमी भाग में क्या होता है पाई जाती है, और लावा जनक शैलों से क्या होती है कि बनी होती है, और लावा जनक शैलों से क्या होती है कि बनी होती है। देखते हैं काली मृदा के बारे में हम लोग देखते हैं। काली मृदा महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र में, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार पर क्या होता है कि ये पाई जाती है। दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदी की घाटी तक क्या है कि ये विस्तृत है। काली मृदा अब देखते हैं। काली मृदा मुख्यतः दक्कन लावा के क्षेत्र में पाई जाती है, यानी काली मृदा जो है मुख्यतः दक्कन का जो लावा का क्षेत्र है उसमें पाई जाती है, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात तथा तमिलनाडु के हिस्से सम्मिलित हैं। साधारणतः काली मृदा मृतिकामय, यानी कि साधारणतः जो है काली मृदा क्या है मृतिकामय, गहरी तथा अपारगम्य होती है। उच्च स्थलों पर पाई जाने वाली काली मृदा की उर्वरता निम्न स्थलों पर पाई जाने वाली काली मृदा की अपेक्षा कम होती है। रासायनिक दृष्टि से काली मृदा में चूना, लोहा, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम पाए जाते हैं। रासायनिक दृष्टि से जो है काली मृदा में चूना हो गया, लोहा हो गया, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम पाए जाते हैं। इसमें जो है पोटास भी होता है, लेकिन इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन तथा जैविक पदार्थों की कमी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। यह है आपकी काली मृदा, ध्यान से देख लीजिए। काली मृदा जो है बहुत महीन कणों अर्थात मृतिका से बनी होती है। काली मृदा जो है बहुत महीन कणों अर्थात मृतिका से बनी होती है। इनकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इनकी जो है काली मृदा के क्या होती है तो नमी धारण करने की क्षमता क्या होती है तो अधिक होती है। इसके अलावा यह मृदा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है। इसके अलावा जो है काली मृदा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है, परंतु इसमें फास्फोरस की मात्रा क्या होती है कि कम होती है। फास्फोरस की मात्रा कम होती है। गर्म और शुष्क मौसम में इस मृदा में गहरी दरारें पड़ जाती हैं। गर्म और शुष्क मौसम में क्या होता है कि इस मृदा में गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे इनमें अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है। क्या होता है कि इनमें अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है। गीली होने पर यह मृदा चिपचिपी हो जाती है। गीली होने पर क्या होता है कि यह मृदा क्या होती है चिपचिपी हो जाती है, और इनको जोतना मुश्किल होता है। इसलिए इनकी जुताई मानसून प्रारंभ होने पर पहले बौछार से ही शुरू कर दी जाती है। इसलिए इनकी जुताई जो है मानसून प्रारंभ होने पर पहले बौछार से ही शुरू कर दी जाती है। आमतौर पर काली मृदा मृणमय, क्लेई, गहरी और अपारगम होती है। यह मृदा गीली होने पर फूल जाती है। यह मृदा जो है गीली होने पर क्या होती है कि फूल जाती है और चिपचिपी हो जाती है। सूखने पर यह सिकुड़ जाती है। इस प्रकार शुष्क ऋतु में काली मृदा में चौड़ी दरारें पड़ जाती है। इस प्रकार शुष्क मृदा में जो है काली मृदा में चौड़ी दरारें पड़ जाती है। इस समय जो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे इनमें स्वतः जुताई हो गई हो। नमी के धीमे अवशोषण और नमी के धीमे क्षय की इस विशेषता के कारण काली मृदा में एक लंबी अवधि तक नमी बनी रहती है। नमी के धीमे अवशोषण और नमी के धीमे क्षय की इस विशेषता के कारण क्या होता है कि काली मृदा में एक लंबी अवधि तक नमी बनी रहती है। इसके कारण काली मृदा में फसलों को, विशेष रूप से वर्षाधीन फसलों को, शुष्क ऋतु में भी नमी मिलती रहती है और वे फलती फूलती रहती है। इसके कारण क्या होता है कि काली मृदा में फसलों को विशेष रूप से क्या होता है कि वर्षाधीन फसलों को शुष्क ऋतु में भी नमी मिलती रहती है और वे फलती फूलती रहती है। अब देखेंगे लाल और पीली मृदा, रेड एंड येलो सॉइल। लाल और पीली मृदा यानी रेड एंड येलो सॉइल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में द्रव्यदार आग्नेय चट्टान यानी क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स पर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित हुई है। यानी कि लाल मृदा जो है दक्कन का जो पठार है उसके पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में द्रव्यदार आग्नेय चट्टान यानी क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक पर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित हुई है। लाल मृदा ने काली मृदा के क्षेत्र को लगभग चारों ओर से घेर रखा है। लाल मृदा जो है काली मृदा के क्षेत्र को लगभग चारों तरफ से घेर रखा है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल मृदा जो है प्रायद्वीप के पूर्वी भाग, लाल मृदा जो है प्रायद्वीप के पूर्वी भाग जिसमें छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश, तेलंगाना, नीलगिरी तथा तमिलनाडु का पठार जो है सम्मिलित है में मिलती है। कौन? तो लाल मृदा। यह मृदा पश्चिम में उत्तर की ओर महाराष्ट्र के कोंकण तट पर भी पाई जाती है। यह मृदा जो है पश्चिम में उत्तर की ओर महाराष्ट्र का जो कोंकण तट है वहाँ पर भी पाई जाती है। गहरे निम्न भूभागों यानी डीप डिप्रेशंस में यह दोमट है तथा उच्च भूमियों पर यह असंगठित कंकड़ों के समान है। लाल और पीली मृदा छत्तीसगढ़ मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट के पहाड़ी पहाड़ यानी फुट हिल्स पर पाई जाती है। पश्चिमी घाट के गिरिपथ क्षेत्र की एक लंबी पट्टी में लाल दुमटी मृदा पाई जाती है। लाल और पीली मृदा उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ के कुछ भागों और मध्य गंगा के मैदान के दक्षिणी भागों में पाई जाती है। लाल और पीली मृदा के सभी क्षेत्र जो है प्रायद्वीपीय पठार के बाह्य प्रदेशों में स्थित है। लाल और पीली मृदा के सभी क्षेत्र जो है प्रायद्वीपीय पठार के बाह्य प्रदेशों में स्थित है। इस मृदा का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के विसरण यानी डिफ्यूजन के कारण होता है। जल योजित यानी हाइड्रेटेड होने के कारण यह पीली दिखाई पड़ती है। जल योजित यानी कि हाइड्रेटेड होने के कारण यह पीली दिखाई पड़ती है। लाल मृदा में कमी होती है। लाल मृदा में कमी होती है पहला जैविक पदार्थों की। लाल मृदा में कमी होती है जैविक पदार्थों की, फास्फोरिक अम्ल की और नाइट्रोजनी पदार्थों की। लाल मृदा में क्या होती है कि कमी होती है। लाल और पीली मृदा को सिंचाई एवं उर्वरकों के प्रयोग से उर्वरक इनके प्रयोग से क्या किया जाता है कि उपजाऊ बनाया जा सकता है। यानी सिंचाई कीजिए और उर्वरक का इस्तेमाल कीजिएगा तो इसको उपजाऊ आप बना सकते हैं। महीन कणों वाली लाल और पीली मृदा सामान्यतः उर्वर होती है। महीन कणों वाली जो है लाल और पीली मृदा जो होती है सामान्यतः क्या होती है कि उर्वर होती है। इसके विपरीत जो मोटे कण वाली उच्च भूमि की मृदा अनुवर होती है। इसके विपरीत जो है मोटे कण वाली उच्च भूमि की जो मृदा होती है वो क्या होती है? अनुवर होती है। अनुवर होती है यानी कि क्या होती है कि उपजाऊ नहीं होती है। लाल और पीली मृदा के भौतिक गुण में अत्यधिक प्रादेशिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। लाल और पीली मृदा के भौतिक गुण में अत्यधिक प्रादेशिक भिन्नताएं पाई जाती है यानी कि इनकी भिन्नताएं हैं प्रादेशिक स्तर पर। इसके रासायनिक संगठन में भी महत्वपूर्ण प्रादेशिक भिन्नताएं देखी जाती है। इनके रासायनिक संगठन में भी महत्वपूर्ण प्रादेशिक भिन्नताएं देखी जाती है किसके? लाल और पीली मृदा के। फिर भी एक मृदा वर्ग के रूप में यह मृदा जलोढ़ मृदा की अपेक्षा अनुवर होती है। यानी कि फिर भी जो है एक मृदा वर्ग के रूप में यह मृदा जो है जलोढ़ मृदा की अपेक्षा क्या होती है कि उपजाऊ कम होती है, बहुत कम। सामान्यतः इस मृदा की परत बहुत गहरी नहीं होती है। सामान्यतः जो है इस मृदा की परत क्या होती है कि बहुत गहरी नहीं होती है तथा पीएच मान यानी पीएच मान जो है 6.6 से लेकर 8 तक का अंतर देखा जाता है। 6.6 से लेकर 8.0 तक का अंतर देखा जाता है। अब देखते हैं लेटराइट मृदा यानी कि पीएच मान हो जाता है 7 और 1 से लेकर 7 और 7 से लेकर 14 यानी यहाँ पर 14 है, 7 है और 1 है। तो इधर जो होगा इधर ये सब 7 का नीचे अम्लीय हो जाएगा, 7 के ऊपर क्षारीय हो जाएगा। तो यानी कि 6.6 से लेकर आपके 8 तक देखी जाती है यानी कि क्षारीय और अम्लीय दोनों तरीके के इसमें पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेटराइट मृदा यानी लेटराइट सॉइल अब हम लोग देखते हैं। लेटराइट शब्द जो है ग्रीक भाषा के लेटर से लिया गया है। लेटराइट शब्द जो है ग्रीक भाषा के लेटर से लिया गया है जिसका अर्थ है ईंट। जिसका अर्थ क्या है? ईंट। मकान बनाने के लिए लेटराइट मृदा का प्रयोग ईंट बनाने में किया जाता है। यानी मकान बनाने के लिए लेटराइट मृदा का प्रयोग जो है ईंट बनाने में किया जाता है क्योंकि ईंट जो बहुत मजबूत हो जाता है। लेटराइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। लेटराइट मृदा कहाँ होती है? तो उच्च तापमान यानी जिसका जहाँ का तापमान जो ऊंचा होता है तथा अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है तथा वर्षा अधिक होना चाहिए। वर्षा के साथ चूना और सिलिका को निक्षालित हो जाते हैं। वर्षा के साथ क्या होता है कि चूना और सिलिका क्या होता है? निक्षालित हो जाते हैं तथा लोहे के ऑक्साइड यानी लोहे के ऑक्साइड तथा और एल्युमिनियम के यौगिक से भरपूर मृदा जो शेष रहती है तथा एल्युमिनियम के यौगिक से भरपूर मृदा शेष रह जाती है। उच्च तापमान में आसानी से पनपने वाले जीवाणु ह्यूमस की मात्रा को तेजी से नष्ट कर देते हैं। इस मृदा में जैव पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फेट और कैल्शियम की कमी होती है। इस मृदा में जैव पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फेट और कैल्शियम की क्या होती है? तो कमी होती है तथा लो ऑक्साइड और पोटाश की
अधिकता होती है, तथा लौह ऑक्साइड और पोटास की क्या होती है, तो अधिकता होती है। परिणाम स्वरूप लेटराइट मृदा कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ नहीं है। परिणाम स्वरूप क्या है कि लेटराइट मृदा जो है, मृदा कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ नहीं है। फसलों होती उपजाऊ बनाने के लिए इस मृदा में खाद और उर्वरक की भारी मात्रा डालनी पड़ती है। फसलों होती उपजाऊ बनाने के लिए इस मृदा में क्या करनी पड़ती है, खाद और उर्वरक की भारी मात्रा डालनी क्या पड़ती है। लेटराइट मृदा का निर्माण मानसूनी जलवायु की विशिष्ट स्थितियों में, लेटराइट मृदा का निर्माण जो है मानसूनी जलवायु की विशिष्ट स्थितियों में उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल तथा उपोष्ण कटिबंधीय सब ट्रॉपिकल जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। आर्द्र एवं शुष्क ऋतुओं के क्रमिक परिवर्तन के कारण शैलों से सिलिका का निक्षालन होता है और लेटराइट मृदा का निर्माण होता है। और लेटराइट मृदा का क्या होता है, तो निर्माण होता है। लेटराइट मृदा अधिकतर गहरी और अम्लीय प्रकृति की होती है। लेटराइट मृदा जो है अधिकतर गहरी और अम्लीय प्रकृति की होती है। पीएच मान 6 से कम होता है। लेटराइट मृदा का विकास मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार के ऊंचे क्षेत्रों में हुआ है। लेटराइट मृदा का विकास जो मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार के ऊंचे क्षेत्र में हुआ है। यहाँ मृदा चौरस उच्च भूमि पर मिलती है। यह मृदा जो है चौरस उच्च भूमि पर मिलती है। इसका विस्तार बहुत भारी वर्षा वाले पश्चिमी तटीय प्रदेशों में भी है। इसका विस्तार जो है बहुत भारी वर्षा वाले पश्चिमी तटीय प्रदेश में भी है। यह मृदा उष्ण कटिबंधीय भारी वर्षा के कारण होने वाले अत्यधिक निच्छालन यानी लीचिंग का परिणाम है। यह मृदा जो है उष्ण कटिबंधीय भारी वर्षा के कारण होने वाले अत्यधिक निच्छालन यानी लीचिंग का परिणाम है। लेटराइट मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। लेटराइट मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। जहाँ इस मृदा में पर्णपाती और सदाबहार वन पाए जाते हैं, वहाँ इसमें ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। जहाँ इस मृदा में पर्णपाती और सदाबहार वन पाए जाते हैं, वहाँ इसमें ह्यूमस जो है पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। लेकिन विरल वनस्पति और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है क्योंकि अत्यधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। स्थान की ऊंचाई यानी तुंगता, स्थान की ऊंचाई यानी तुंगता एवं लेटराइट मृदा के रासायनिक संगठन में एक समान संबंध है। यानी कि स्थान की ऊंचाई होगी वो यानी तुंगता एवं लेटराइट मृदा के रासायनिक संगठन में समान संबंध है। अपेक्षाकृत ऊंचे क्षेत्रों में पाई जाने वाली लेटराइट मृदा जो है अन्य स्थलों के लेटराइट की तुलना में अधिक अम्लीय है। यह मृदा कम उपजाऊ है। यह सिर्फ चारागाहों और झाड़ियों वाले वनों के लिए क्या है, तो उपयुक्त है। ये रहा आपका लेटराइट मृदा, ये लेटराइट मृदा है, तो इसको देख लीजिए। लेटराइट मृदा में अत्यधिक मात्रा में खाद और रासायनिक उर्वरक डालकर खेती की जा सकती है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर इस मृदा पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटराइट मृदा काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त है। लेटराइट मृदा प्रमुख तौर पर पाई जाती है। लेटराइट मृदा जो है प्रमुख तौर पर पाई जाती है कर्नाटक में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, केरल में, मेघालय और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में। शुष्क मरुस्थलीय बलुई मृदा एरिड सॉइल। शुष्क मरुस्थलीय बलुई मृदा यानी एरिड सॉइल। शुष्क मरुस्थलीय बलुई मृदा का रंग लाल और भूरा होता है। यह मृदा आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन की दर अधिक है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण क्या है कि जल वाष्पन की दर क्या है, तो अधिक है। कुछ शुष्क क्षेत्रों की मृदा में नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। शुष्क मृदा में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। शुष्क मृदा में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती जाती है। मृदा की सतह के नीचे क्या है, कैल्शियम की मात्रा बढ़ती जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकड़ की सतह पाई जाती है और नीचे के परतों में चूने के कंकड़ की सतह पाई जाती है। इसके कारण मृदा में जल जो है अंतःस्यंदन यानी इनफिल्ट्रेशन अवरुद्ध हो जाता है। मृदा के तलीय संस्तर में कंकड़ों की परत के बनने के कारण पानी का रिसाव सीमित हो जाता है। यानी कि मृदा के तलीय संस्तर में कंकड़ों की परत के बनने के कारण पानी का रिसाव सीमित हो जाता है। इसलिए सिंचाई किए जाने पर
इस मृदा में पौधों की सतत वृद्धि के लिए नमी सदा उपलब्ध रहती है। यह मृदा विशिष्ट शुष्क स्थलाकृति वाले पश्चिमी राजस्थान में अभिलक्षणिक रूप से विकसित हुई है। यह मृदा जो है विशिष्ट शुष्क स्थलाकृति वाले पश्चिमी राजस्थान में अभिलक्षणिक रूप से विकसित हुई है। यह मृदा जो है अनुवर है क्योंकि इसमें ह्यूमस और जैव पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है। जैसे कि पश्चिमी राजस्थान में किया जा रहा है। बड़ा करते हैं। बलुई मृदा राजस्थान के अधिकांश भाग, हरियाणा और पंजाब में विस्तृत रूप में से पाई जाती है। बलुई मृदा जो है राजस्थान के अधिकांश भाग, हरियाणा और पंजाब में विस्तृत रूप से पाई जाती है। वहाँ पाई जाने वाले शुष्क दशाओं के कारण बालू स्वस्थान पर विकसित हुई है, परंतु कुछ बालू वायु के द्वारा भी निक्षेपित हुई है और कुछ बालू जो है वायु के द्वारा भी निक्षेपित हुई है। शुष्क बलुई मृदा में पवन द्वारा उड़ाई गई लोयस भी सम्मिलित है। शुष्क बलुई मृदा में जो है पवन द्वारा उड़ाई गई लोयस भी सम्मिलित है। ये आपका मरुस्थलीय मृदा है। देखिए, चलिए, मतलब फिगर जो इतना कंप्लीट नहीं दिया जाता है एनसीईआरटी में, चलिए उसी से फिगर लिया गया है ये एनसीईआरटी से। लवणीय मृदा देखते हैं, सलाइन सॉइल। लवणीय मृदा को ऊसर मृदा भी कहते हैं। लवण मृदाओं में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का अनुपात क्या होता है कि अधिक होता है, अतः ये अनुउर्वर होती है, यानी कि ये उपजाऊ नहीं होती है और इनमें किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं उगती है नहीं उगती। मुख्य रूप से शुष्क जलवायु और खराब अफवाह के कारण इस मृदा में लवणों की मात्रा जो बढ़ती जाती है। मुख्य रूप से शुष्क जलवायु और खराब अफवाह के कारण क्या होता है, इस मृदा में लवण यानी कि मात्रा बढ़ती जाती है। लवणीय मृदा जो है शुष्क और अर्ध शुष्क तथा जलाक्रांत क्षेत्रों, वाटर लॉक्ड एरियाज और अनुपो यानी स्वयं में पाई जाती है। और लवणीय मृदा शुष्क और अर्ध शुष्क तथा जलाक्रांत क्षेत्रों यानी वाटर लॉक्ड एरियाज और अनुपो स्वयं में पाई जाती है। इसकी संरचना बलुई से लेकर दुमटी तक होती है। इसमें नाइट्रोजन और चूने की कमी होती है। लवण मृदा का अधिकतर प्रसार पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टाओं और पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन क्षेत्रों में होता है पश्चिमी गुजरात में कच्छ के रण में दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ नमक के कण आते हैं। नमक के कण आते हैं जो एक पपड़ी के रूप में ऊपरी सतह पर जमा हो जाते हैं। डेल्टा प्रदेशों में समुद्री जल के भर जाने से भी लवणीय मृदा के विकास को बढ़ावा मिलता है। अत्यधिक सिंचाई वाले गहन कृषि के क्षेत्रों में विशेष रूप से हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में उपजाऊ जलोढ़ मृदा भी लवणीय होती जा रही है। अत्यधिक सिंचाई वाले गहन कृषि के क्षेत्रों में विशेष रूप से हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में उपजाऊ जलोढ़ मृदा भी लवणीय होती जा रही है। शुष्क जलवायु वाली दशाओं में अत्यधिक सिंचाई केशिका क्रिया को बढ़ावा देती है, इसके परिणाम स्वरूप नमक ऊपर की ओर बढ़ता है और मृदा की सबसे ऊपरी परत में नमक जमा हो जाता है। इस प्रकार के क्षेत्रों, विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा में मृदा की लवणता की समस्या से निपटने के लिए जिप्सम डालने की सलाह दी जाती है। इस प्रकार के मृदा की लवणता की समस्या से निपटने के लिए जिप्सम डालने की सलाह दी जाती है। पीट मृदा यानी कि पीटी सॉइल। यह मृदा जो भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां वनस्पति की वृद्धि अच्छी हो, अतः इन क्षेत्रों में मृत जैव पदार्थ बड़ी मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं जो मृदा को ह्यूमस और पर्याप्त मात्रा में जैव तत्व प्रदान करते हैं। पीट मृदा में जैव पदार्थों
की मात्रा 40 से 50% तक होती है। पीट मृदा में जो है जैव पदार्थों की मात्रा 40 से 50% तक होती है। यह मृदा समानतः गाढ़े और काले रंग की होती है। यह मृदा जो है समानतः गाढ़े और काले रंग की होती है। अनेक स्थानों पर यह क्षारीय भी है। अनेक स्थानों पर यह क्षारीय भी है। यह मृदा अधिकतर बिहार के उत्तरी भाग, यह मृदा जो अधिकतर बिहार के उत्तरी भाग, उत्तरांचल के दक्षिणी भाग, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों, उड़ीसा और तमिलनाडु में पाई जाती है। वन मृदा यानी कि फॉरेस्ट सॉइल, यह मृदा आमतौर पर पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मृदा जो है आमतौर पर पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। इस मृदा के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। पर्वतीय पर्यावरण में परिवर्तन के अनुसार मृदा का गठन और संरचना क्या होता है कि बदलती रहती है। नदी घाटियों में यह मृदा जो है दोमट और सिल्टदार होती है। परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों वाला होता है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों, विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में यह मृदा जो है उपजाऊ होती है। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का अनाच्छादन होता रहता है। और ये अम्लीय और कम ह्यूमस वाली होती है। वन मृदा वास्तव में अभी निर्माण प्रक्रिया में है। मृदा अवकर्षण यानी सॉइल डिग्रेडेशन। मोटे तौर पर मृदा अवकर्षण को मृदा की उर्वरता के ह्रास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसमें मृदा का पोषण स्तर गिर जाता है तथा अपरदन और दुरुपयोग के कारण मृदा की गहराई कम हो जाती है। भारत में मृदा संसाधनों के क्षय का मुख्य कारण मृदा अवकर्षण है। मृदा अवकर्षण है। मृदा अवकर्षण की दर जो है भू आकृति, पवनों की गति तथा वर्षा की मात्रा के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होती है। मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन पढ़ेंगे। मृदा के आवरण का विनाश मृदा अपरदन कहलाता है। बहते जल और पवनों की अपरदनात्मक प्रक्रियाएं तथा मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाएं साथ साथ घटित होती है, अर्थात मृदा के निर्माण और अपरदन की क्रियाएं साथ साथ चलती है। सामान्यतः इन दोनों प्रक्रियाओं में एक संतुलन बना रहता है। धरातल से सूक्ष्म कणों के हटने की दर वही होती है जो मृदा की परत में नए कणों के जुड़ने की होती है। कई बार प्राकृतिक अथवा मानवीय कारणों से यह संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे मृदा के अपरदन की दर बढ़ जाती है। मृदा की ऊपरी परत मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाओं तथा नदियों और पवन की अन्नाच्छादन प्रक्रियाओं के प्रभाव में रहती है। जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक वनस्पति का आवरण अछूता रहता है वहाँ इन प्रक्रियाओं का भी संतुलन बना रहता है। ऐसे क्षेत्रों में अन्नाच्छादन प्रक्रियाओं से मृदा के कणों के हटने की दर तथा मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाओं द्वारा मृदा की परत में नए बने मृदा कणों के मिलने की दर में समानता रहती है। जब यह संतुलन बिगड़ जाता है तब तल संतुलन के कारण अधिक तेज गति से मृदा की परत से उसके कणों को हटाने लगते हैं। इस दशा को मृदा अपरदन कहते हैं। यदि यह प्रक्रिया चलती रहती है तो कुछ वर्षों में मृदा की पूरी परत गायब हो जाती है। मृदा अपरदन के लिए मानवीय गतिविधियां काफी हद तक उत्तरदायी है। जनसंख्या बढ़ने के साथ भूमि की मांग भी बढ़ने लगती है, जिससे मानव बस्तियों, कृषि, पशुचारण तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन तथा अन्य प्राकृतिक वनस्पतियों को साफ कर दिया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। ऐसी मृदा जिसमें पादप पोषकों की पूर्ति करने की अत्यधिक क्षमता होती है उर्वर मृदा कहलाती है। मूलतः मृदा उर्वरता ऐसा संसाधन है जिसको फसलों के उपयोग में लाया जाता है। दोषपूर्ण प्रबंधन और कृषि पद्धतियों के कारण मृदा की उर्वरता समाप्त हो जाती है। मृदा को हटाने और उसका परिवहन कर सकने के गुण के कारण पवन और जल मृदा अपरदन का दो शक्तिशाली कारक है। पवन द्वारा अपरदन शुष्क और अर्धशुष्क
प्रदेशों में प्रभावी होता है। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र में मृदा उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहा जाता है। भारी वर्षा और खड़ी ढाल वाले प्रदेशों में बहते जल द्वारा किया गया अपरदन प्रभावी होता है। जल अपरदन अपेक्षाकृत अधिक गंभीर है और यह भारत के विस्तृत क्षेत्र में हो रहा है। जल अपरदन दो रूपों में होता है, परत अपरदन और अवनालिका अपरदन। परत अपरदन समतल भूमियों पर मूसलाधार वर्षा के बाद होता है और इसमें मृदा का हटना आसानी से दिखाई भी नहीं देता, किंतु यह अधिक हानिकारक है क्योंकि इसमें मृदा के सूक्ष्म और अधिक उर्वर ऊपरी परत हट जाती है। चलिए, चादर अपरदन। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। इसे चादर अपरदन कहा जाता है। अवनालिका अपरदन सामान्यतः तीव्र ढालों पर होता है। बहता हुआ जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें अवनालिकाएं कहते हैं। वर्षा से गहरी हुई अवनालिकाएं कृषि भूमियों को छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर देती है, जिससे वह कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाती है। जिस प्रदेश में अवनालिकाएं अथवा बीहड़ अधिक संख्या में होते हैं, उसे उत्खात भूमि स्थलाकृति यानी बीहड़ कहा जाता है। उत्खात भूमि स्थलाकृति ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं रहते, उसे उत्खात भूमि कहते हैं। चंबल बेसिन में ऐसी उत्खात भूमि यानी खड़ भूमि को बीहड़ कहा जाता है। चंबल नदी के द्रोण में बीहड़ बहुत विस्तृत है। इसके अतिरिक्त यह तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी पाए जाते हैं। देश की लगभग 8,000 हेक्टेयर भूमि प्रतिवर्ष बीहड़ में परिवर्तित हो जाती है। जी, यह है अवनालिका अपरदन है। अवनालिका अपरदन ये अपरदन हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृषि के गलत तरीकों से भी मृदा अपरदन होता है। गलत ढंग से हल चलाने, जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती है, जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव करता है। मृदा अपरदन की बढ़ती गति से भारत के कई भाग ग्रस्त हैं। मृदा अपरदन भारतीय कृषि के लिए गंभीर समस्या बन चुका है। इसके दुष्प्रभाव अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई पड़ते हैं। नदी की घाटियों में अपरदित पदार्थों के जमा होने से उनकी जल प्रवाह क्षमता घट जाती है, जिससे प्रायः बाढ़ आती है तथा कृषि भूमि को क्षति पहुंचती है। वनों उन्मूलन मृदा अपरदन के प्रमुख कारणों में से एक है। वास्तव में संपूर्ण भारत में वनों का विनाश हुआ है, लेकिन मृदा अपरदन पर उनका प्रभाव देश के पहाड़ी भागों में अधिक पड़ा है। पौधों की जड़ें मृदा को बांधकर अपरदन को रोकती है। पेड़ पौधे अपनी पत्तियां और टहनियां गिराकर मृदा में ह्यूमस की मात्रा में वृद्धि भी करते हैं। भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का काफी बड़ा भाग अति सिंचाई के प्रभाव से लवणीय होता जा रहा है। मृदा के निचले संस्तरों में जमा हुआ नमक धरातल के ऊपर आकर उर्वरता को नष्ट कर देता है। रासायनिक उर्वरक भी मृदा के लिए हानिकारक है। जब तक मृदा को पर्याप्त ह्यूमस नहीं मिलता, रसायन इसे कठोर बना देते हैं और दीर्घ काल में इसकी उर्वरता घट जाती है। यह समस्या नदी घाटी परियोजनाओं को उन सभी समादेशी क्षेत्रों कमांड एरियाज में अधिक है जो हरित क्रांति के आरंभिक लाभ भोगी थे। अनुमानों के अनुसार भारत की कुल भूमि का लगभग आधा भाग किसी न किसी मात्रा में अवकर्षण से प्रभावित है। प्रति वर्ष भारत में अवकर्षण के कारण लाखों टन मृदा व उसके पोषक तत्वों का ह्रास होता है, जिसका दुष्प्रभाव हमारी राष्ट्रीय उत्पादकता पर पड़ता है। इसलिए यह आवश्यक है मृदा के उद्धारण और संरक्षण के लिए तत्काल उपाय किए जाएं। मृदा संरक्षण यानी सॉइल कंजर्वेशन। यदि मृदा अपरदन और मृदा क्षय मानव द्वारा किया जाता है तो स्पष्ट मानव द्वारा इसे रोका भी जा सकता है। संतुलन बनाए रखने के प्रति कई अपने नियम हैं। बिना संतुलन बिगाड़े हुई प्रकृति मानव को अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। मृदा संरक्षण एक विधि है जिसमें मृदा की उर्वरता बनाए रखी जाती है, मृदा के अपरदन और क्षय को रोका जाता है और मृदा के निम्नलिखित दशाओं को सुधारा जा सकता है।
मृदा अपरदन जो है मूल रूप से दोषपूर्ण पद्धति द्वारा बढ़ता है। किसी भी तर्क संगत समाधान के अंतर्गत पहला काम जो ढाल वाली कृषि जो खुली भूमि और खेती को रोकना है। 15 से 25% ढाल प्रवणता वाली भूमि का उपयोग कृषि के लिए नहीं होना चाहिए। यदि ऐसी भूमि पर खेती करना जरूरी भी हो जाए तो इस पर सावधानी से सीढ़ीदार खेत बना लेने चाहिए। भारत के विभिन्न भागों में अति चराई और स्थानांतरित कृषि ने भूमि के प्राकृतिक आवरण को दुष्प्रभावित किया है, जिससे विस्तृत क्षेत्र अपरदन के चपेट में आ गया है। ग्रामवासियों को अति चराई और स्थानांतरित कृषि के दुष्परिणामों से अवगत करवा कर इसे नियमित और नियंत्रित करना चाहिए। समोच्च रेखा के अनुसार मेड़बंदी, समोच्च रेखीय सीढ़ीदार खेत बनाना, नियमित वानिकी, नियंत्रित चराई, आवरण फसलें उगाना, मिश्रित खेती तथा सस्यावर्धन आदि उपचार के कुछ ऐसे तरीके हैं जिनका उपयोग मृदा अपरदन को कम करने के लिए प्रायः किया जाता है। अवनालिका अपरदन को रोकने तथा उसके बनने पर नियंत्रण का प्रयत्न करना चाहिए। अंगुलियाकार अवनालिकाओं को सीढ़ीदार खेत बनाकर समाप्त किया जा सकता है। बड़ी अवनालिकाओं में जल की अपरदनात्मक तीव्रता को कम करने के लिए बांधों की एक श्रृंखला बनानी चाहिए। अवनालिकाओं के शीर्ष की ओर फैलाव को नियंत्रित करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। यह कार्य अवनालिकाओं को बंद करके सीढ़ीदार खेत बनाकर अथवा आवरण वनस्पति का रोपण करके किया जा सकता है। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि पर बालू के टीलों के प्रसार को वृक्षों के रक्षक मेखला बनाकर तथा वन्य कृषि करके रोकने का प्रयास करना चाहिए। केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान GAZRI ने पश्चिमी राजस्थान में बालू के टीलों को स्थिर करने के प्रयोग किए हैं। इसके अतिरिक्त कृषि के अनुपयुक्त भूमि को चारागाहों में बदल देना चाहिए। मृदा संरक्षण देखते हैं। मृदा को उत्पादी बनाए रखने के लिए इनका संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। यह तभी संभव है जब विभिन्न प्रदेशों में कृषि पद्धतियाँ उन्नत हो। रक्षक मेखला के रोपण और ठुड्डीदार पलवार खेती से मरुस्थलीय प्रदेशों में मृदाओं के संरक्षण में मदद मिलती है। मृदा के अभिशीर्ष अपरदन को रोकने के लिए बीहड़ों और अवनालिकाओं की रोकथाम की जानी चाहिए। पहाड़ी, मरुस्थलीय और पठारी प्रदेशों में चारागाहों पर पशुधन की संख्या नियंत्रित रखनी चाहिए, जिससे वहाँ अतिचारण न हो सके। फार्म यार्ड खाद, हरी खाद और रासायनिक उर्वरक से मृदा उर्वरता को बनाए रखने में काफ़ी मदद मिलती है। हरियाणा, राजस्थान तथा गुजरात के शुष्क भागों में कृषक अपने खेतों के बचाव के लिए पंक्ति में पौधे लगाते हैं ताकि मृदा आवरण को उड़ाकर ले जाने वाली हवा का वेग कम हो सके। मृदा संरक्षण की कुछ विधियाँ निम्नलिखित है। मल्च बनाना यानी मल्चिंग, पौधों के बीच अनावृत भूमि बेयर ग्राउंड जैव पदार्थों जैसे कि पुआल, स्ट्रॉ से ढक दी जाती है, जिससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। वेदिका फार्म यानी टेरेस फार्म, चौड़े एवं समतल सोपान स्टेप अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन क्या होता है कि कम होता है। देखिए ये वेदिका फार्म है, ये सब जो बनाया गया है ये पूरा। समोच्च रेखीय जुताई कॉन्टूर प्लॉगिंग, एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। समोच्च रेखीय जुताई किया गया है। समझ रखिए जुताई। रक्षक मेखला यानी शेल्टर बेल्ट्स बनाकर किया जा सकता है। तटीय और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए कतारों में वृक्ष लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। यानी कि आपके जो भी खेत है ना, खेत ऐसे खेत है, इसके इस साइड और इस साइड या इस साइड भी और इस साइड भी, जिससे हवा से जो होता है ना कि क्या होता है कि पवन की गति से क्या किया जाता है कि मृदा का आवरण को बचाया जा सके, इसलिए ये लगाया जाता है। वृक्ष हवा के मार्ग में अवरोध पैदा करके उसके वेग को कम कर देते हैं, क्योंकि शुष्क क्षेत्रों में हवा ही अपरदन का क्या है कि मुख्य कारण है। देखिए खेत में रक्षक मेखलाई के रूप में खेत में लगाया गया है ये पेड़ पौधे। समोच्च रेखीय रोधिकाएं कंटूर बैरियर्स, खड़ी ढाल वाले क्षेत्रों में खेतों का बचाव जो समोच्च रेखीय बांध बनाकर किया जाता है। धरातलीय जल प्रवाह को घटाने तथा मृदा संरक्षण में इस तरीके से सहायता मिलती है। समोच्च रेखाओं पर रोधिका बैरियर्स बनाने के लिए पत्थर
घास तथा मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयाँ यानी ट्रेंचेज बनाई जाती है। खाइयाँ यानी ट्रेंचेज बनाई जाती है। चट्टान बांध यानी रॉक डैम्स। चट्टान बांध जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। ये नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। बीज की फसल उगाना यानी इंटरक्रॉपिंग। वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती है। भारत सरकार द्वारा स्थापित केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड यानी केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड ने देश के विभिन्न भागों में मृदा संरक्षण के लिए अनेक योजनाएं बनाई है। ये योजना जलवायु के दशाओं, भूमि संरूपण तथा लोगों के सामाजिक व्यवहार पर आधारित है। ये योजनाएं भी एक दूसरे से तालमेल बनाए बिना ही चलाई गई है। अतः मृदा संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय भूमि उपयोग की समन्वित योजनाएं ही हो सकती है। भूमि को उनकी क्षमता के अनुसार ही वर्गीकरण होना चाहिए। भूमि उपयोग का मानचित्र बनाया जाना चाहिए और भूमि का सर्वथा सही उपयोग किया जाना चाहिए। मृदा संरक्षण का निर्णायक दायित्व उन लोगों पर है जो इसका उपयोग करते हैं और इससे लाभ उठा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। तो आगे जो है आपका ये है, ये मतलब शॉर्ट में ये दिया गया है पूरे चैप्टर का, यानी कि क्या है, फ्लैशबैक है। फ्लैशबैक दिखाया गया है, तो फ्लैशबैक है ये। आगे ये पूरा फ्लैशबैक है। उसके बाद से NCERT पाठ्यक्रम पर आधारित क्वेश्चन है, कथन और कारण वाला है, विचार करने वाला है। इस तरह से आपके बहुत ही अच्छे क्वेश्चन NCERT पर बनाए गए हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं NCERT से, तो ये बनाया गया है। तो ये पूरा करीब इस चैप्टर से 58 यानी कि करीब 58 सवाल हैं इस चैप्टर से। ठीक है, 58 सवाल हैं। चलिए हम लोग इस चैप्टर खत्म हो गया, फ्लैशबैक देखेंगे, उसके बाद MCQ करेंगे NCERT का। चलिए ये जो है फ्लैशबैक हम लोग कल करेंगे, तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दे दिए। ये चैप्टर बहुत बड़ा था, तो कल आगे हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से फ्लैशबैक और MCQ करेंगे इसी चैप्टर का। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता परिवार समाज, अपने देश का ख्याल रखिए, अपने माता पिता परिवार समाज से, देश से प्यार कीजिए और सफल होइए और सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त कीजिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।